हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया। एक बार फिर आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पर स्वागत है। अभी हाल ही में 29 जनवरी 2025 को यानी कि गणतंत्र दिवस के बाद इसरो ने अपने 100वें मिशन को लॉन्च किया था। इसरो का उद्देश्य था कि अपने शतक को पूरा करने के साथ वो नेविक के द्वितीय जनरेशन की सैटेलाइट यानी कि NVS-02 को प्रक्षेपित करे। ये NVS-02 सैटेलाइट नेविक की श्रृंखला को और मजबूत बनाने वाला था। PVT की सेवाओं को और परिपक्व बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी हाल ही के खबरों के अनुसार NVS-02 की लॉन्चिंग में एक भारी अड़चन आ चुकी है। असल में नेविक-02 सैटेलाइट कक्षा में पूरी तरीके से अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इसे इसरो के मुताबिक विफलता तो नहीं, अड़चन के रूप में सामने लाया गया है। चलिए इस पूरे खबर पर एक बारी नज़र डालेंगे और चीज़ों को डेप्थ में समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसी क्या विफलता रही है, ऐसा कौन सा तकनीकी में गड़बड़ी रही है जिसकी शिकार की वजह से NVS-02 विफलता का सामना कर रहा है। और अब करेंटली जो वैज्ञानिक हैं वो इसको सुझाने के लिए किस तरह से योजना बना रहे हैं। चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ की तरफ हम लोग देखेंगे जो कि इसरो में के 100वें लॉन्च में जो अड़चन आई है उससे संबंधित है। ये आज की न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि जो पोस्ट थ्रस्टर वॉल्व हैं वो फेल हो गए हैं। अब सवाल यहाँ पे सबसे पहला खड़ा ये होता है कि जो हमारे थ्रस्टर वॉल्व हैं ये होते कहाँ पर है। दूसरी बात है कि इसरो लुक्स एट ऑपरेटिंग NVS-02 सेन ऑर्बिट राइजिंग, यानी कि अभी जो करेंटली NVS-02 की पोजीशनिंग है वो GTO में है, यानी कि हमारी स्थानांतरण कक्षा के अंदर ऑर्बिट को स्थापित किया गया है, जहां से किसी भी उपग्रह को दूसरी कक्षा में स्थानांतरित किया जाता है उससे जस्ट पहले वाली कक्षा यानी कि GTO में अभी करेंटली उपग्रह पूरी तरह से सुरक्षित है। उपग्रह में किसी तरीके की कोई खराबी नहीं आई है, लेकिन उसके वॉल्व नहीं खुले। किसके वॉल्व नहीं खुले, ध्यान रखिएगा। LAM जो मशीन है उसमें वॉल्व है और वो वॉल्व ना खुलने की वजह से जो ऑक्सीडाइजर की रिक्वायरमेंट थी, जो ऑक्सीडाइजर को रिक्वायरमेंट को हमको पूरा करना था वो पूरी नहीं हो पाई। इसकी वजह से जो फ्यूल है वो प्रॉपर नहीं जल पाया। जब फ्यूल प्रॉपर नहीं जलेगा तो हमारी फंक्शनिंग रुक जाएगी और इसी वजह से जो ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है और ट्रांसफ़र ना होने की वजह से अभी सैटेलाइट को GTO पर ही रखा गया है, यानी कि पूरी तरीके से GTO में सुरक्षित है। लेकिन करेंटली क्या हो रहा है, जो वैज्ञानिक है, इसरो के वैज्ञानिक हैं, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सफलतापूर्वक GTO में अभी NVS-02 को रोका गया है इसको किसी भी तरह से नेविगेशन के लिए, PVT सेवाओं के लिए प्रयोग में लाया जा सके, जिसके लिए अब 4 वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम बनाई गई है जो कि इस समस्या को सुलझाने का काम कर रही है। चलिए अब हम डेप्थ में एक एक बात के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि हमारी जो सिस्टम में खराबी है वो आई है प्रोपल्सन सिस्टम में, यानी कि जो ईंधन है ना उसमें खराबी आई है। अगर हम थोड़े से आगे के डेटा की तरफ चलें तो आपने देखा होगा जैसे कि आदित्य L1 लॉन्च हुआ था, ठीक है, मॉम मिशन लॉन्च हुआ था। ये किस बात को प्रदर्शित करते हैं, ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि भाई जितने भी हमारे अब तक मिशन लॉन्च हुए हैं प्रपल्शन सिस्टम में खराबी अक्सर एक समय के बाद आई है, यानी कि कुछ अरसा बीतने के बाद ऐसा देखा गया है कि हमारे प्रपल्शन सिस्टम में कभी थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है ना, ऑक्सीडाइज़र की जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फंक्शनिंग डिस्टर्बेंस हो जाती है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी लॉन्चिंग के 5-6 दिन के अंदर प्रपल्शन सिस्टम में खराबी देखी गई हो, जिसकी वजह से, जिस तकनीकी की गड़बड़ी की वजह से एक बार ये जो सिस्टम है या फिर कहना चाहिए ये जो सैटेलाइट है वो अपनी विफलता की तरफ को फेस कर रहा है। जबकि
इसरो के मुताबिक अभी भी ये माना गया है कि किसी तरीके की विफलता नहीं है, वो इसको अभी भी सुझाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यह है आज 4 फैब की न्यूज़। चलो अब इसके बारे में डेप्थ में मैं आपको बताती हूँ क्या है ये पिक्चर, कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम छोटे शब्दों में, प्यारे शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। थ्रस्ट को फायर करने के लिए ऑक्सीडाइजर स्वीकार करने वाले नहीं खुले हैं वाल्व। अब हुआ क्या है, जो हम जैसे जब लॉन्चिंग हुई थी तो हमने GSLV F-15 का यूज़ किया था, है ना। तो GSLV F-15 उसको छोड़कर चला आया ऑर्बिट में, है ना। और F-15 के जाने के बाद जब ये अपनी ऑर्बिट में चला गया, कौन, NVS-02, उस टाइम पर क्या हुआ, अब इसको अपने ट्रांसफ़र के लिए यानी कि अपनी वृत्ताकार कक्षा से सिंक्रोनस में ट्रांसफ़र के लिए दूसरी कक्षा में खुद को जंप कराने के लिए एक थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा होगा जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि जब हमें किसी इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कराना होता है तो हम इसको एनर्जी देने का काम करते हैं, है ना। यानी कि इसको एक थ्रस्ट देते हैं, तब ये एनर्जी को गेन करता है और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हमें इस सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा पुश की रिक्वायरमेंट है। ये पुश कौन देगा, ये पुश तभी तो आएगा जब हम अपने फ्यूल को प्रॉपर जला पाएंगे, और उस फ्यूल को जलाने के लिए एक थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट है ना। वो थ्रस्ट कहाँ से आएगा, उसके लिए एक फंक्शन होता है जो कि इसरो ने आदित्य L1 मिशन के टाइम बनाया था, जिसे हम लोग LAM के नाम से या फिर लिक्विड अपोजी मोटर के नाम से जानते हैं। और ये जो पिक्चर है ना, ये लिक्विड अपोजी मोटर का है। अब हम समझेंगे कि लिक्विड अपोजी मोटर में प्रॉब्लम आ कहाँ पर रही है, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो हमारा NVS-02 है करेंटली विफलता का सामना कर रहा है। देखो हुआ क्या है, जिसको हम लोग लिक्विड अपोजी मोटर के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा मोटर है जो कि अगर कोई भी सैटेलाइट किसी एक कक्षा से दूसरे कक्षा में या फिर हाई एनर्जी लेवल में ट्रांसफर करना होता है तो उस समय पर थ्रस्ट देने में मदद करता है, यानी कि रिक्वायर्ड जो ऑक्सीडाइजर है उसकी आपूर्ति को पूरा करने का काम करता है। लेकिन जब इसके वाल्व भी नहीं खुलेंगे तो वो थ्रस्ट पहुंच ही नहीं पाएगा, और जिसकी वजह से जो ऑर्बिट है वो दूसरी कक्षा में जंप नहीं कर पा रहा है। यही सेम प्रोसेस हम लोगों ने आदित्य L1 मिशन में भी प्रयोग की थी। आपको ध्यान होगा कि जब आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था तो हम लोग L1 पॉइंट को ढूंढ रहे थे, L1 पॉइंट पर अपने सैटेलाइट को स्थापित करना चाहते थे। उस समय पर भी LAM ही एक आपका पहला इनिशिएटिव था जिसने इसकी मदद की थी, यानी कि इसको पहुंचाने का काम किया था। उसके बाद मॉम मिशन आया। मॉम मिशन उससे भी पहले आया था, आदित्य L1 से कई साल पहले आया था। 8 साल का ये पूरा मिशन था जो कि एक सफल मिशन के रूप में जाना जाता है। खैर 8 साल बाद जो मॉम मिशन था उसका संपर्क टूट गया था। अब ये जो बात मैं आपको बोल रही हूँ, ये बात आज की डेट की जो ये NVS-02 की न्यूज़ है इससे काफ़ी कनेक्ट करती है। कैसे कनेक्ट करती है आप समझो। देखो जो मॉम मिशन था ना, उस टाइम पर भी हम लोगों ने LAM का यूज़ किया था, यानी कि ऑक्सीडाइजर की आपूर्ति के लिए LAM का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से 8 साल तक ये पूरा मिशन चल पाया था। हमारा जो प्रपल्शन सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा था और ये एक लंबे समय तक मिशन चला था, जो कि 13 से चलते चलते 2023-24 के करीब में नवंबर की समथिंग कुछ डेट थी 23 की, जिसमें इसका संपर्क टूट गया था, है ना। अब ये जो संपर्क टूटा था बाद में, जो जैसा कि इसरो के मुताबिक बोला जाता है, ये इसलिए टूटा था क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया था। जो फ्यूल गया था मॉम में वो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से फिर फंक्शनिंग बंद हो गई और फिर सारा जो संपर्क था वो टूट गया। और इसका जो टाइम, एक डेडलाइन सोची थी मॉम मिशन की, वो उसने पूरी कर दी थी, इसीलिए इसको एक सफल मिशन के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद आदित्य L1 आया। आदित्य L1 में भी हमने सेम यही LAM का इस्तेमाल किया अपने थ्रस्ट के लिए, अपने थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। एज पर रिक्वायर्ड ऑक्सीडाइजर थ्रस्ट हमने एक बार फिर से LAM का इस्तेमाल किया था, और वो भी
सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि LAM जो ये है ये कितना थ्रस्ट देता है जिसकी वजह से हम इसका कंटिन्यूअस अपने हर मिशन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग हर मिशन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ध्यान रखना ये अप्रॉक्स 440 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि अपने में एक बड़ी बात है। और इसी वजह से आपको ध्यान होगा आदित्य L1 के टाइम पर 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो हमारा L1 पॉइंट था, लैग्रेंज पॉइंट था, वहां पर स्थापित करने के लिए LAM ने अपनी इस पर्टिकुलर यूनिट के साथ में एनर्जी को बिल्ड किया था और हमारे उपग्रह को स्थापित करने में मदद की थी। अब देखो, जैसे आदित्य L1 हम स्पेसक्राफ्ट की बात कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर L1 डिस्टेंस पर स्थापित किया था खुद को। बिल्कुल उसी तरीके से एक और है चंद्रयान मिशन, राइट। चंद्रयान मिशन में भी सेम एज इट इज LAM का इस्तेमाल किया था। अभी मैंने आपसे बोला था एक चीज़ जो मैं बीच में छूट रही है वो भी मैं आपको कवर कर देती हूँ। अभी मैंने आपको बोला था कि जो हमारा ये मॉम मिशन जिसके बारे में मैंने अभी पहले बात की है, ये मिशन हमारे NVS-02 से काफ़ी रिलेट करता है। क्यों करता है? ये जो प्रपल्शन की प्रॉब्लम है, प्रपल्शन सिस्टम की खराबी है, ये 8 साल बाद मॉम में आई जिसकी वजह से ये असफल हो गया था, लेकिन हमारे NVS-02 में तो तुरंत आ गई ना। यानी कि ये एक कोर रीजन है जिसकी वजह से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे जो कई बार मिशन सफल नहीं होते, जिसके पीछे कारण होता है प्रपल्शन सिस्टम में खराबी आना या फिर वाल्व का ना खुलना। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो LAM है ये बनाया किसने, किसके द्वारा बनाया गया? तो ध्यान रखना, द्रव प्रणोदक की एक प्रणाली केंद्र है, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र के नाम से इसको जाना जाता है। ये जनरली वाल्व को बनाने का काम करता है, ट्रांसड्यूसर्स को बनाने का काम करता है, निर्वात में प्रणोदक को जलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको बनाने का काम करता है। इस तरह के कुछ ऐसे उपकरण को बनाने का काम, यानी कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो निर्वात प्रबंधन, प्रणोदक प्रबंधन को बनाने का काम करता है, वाल्व को बनाने का काम करता है, ट्रांसड्यूसर को बनाने का काम करता है। और ये आपका इसी पर्टिकुलर LAM के अंदर या फिर लिक्विड अपोजी मोटर के अंतर्गत प्रयोग होने वाला एक साधन भी है। कौन बनाता है ये? द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र बनाता है। अच्छा, आप ये ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में टोटल 4 द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र है जो कि अलग अलग हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही मिशन है कि किसी भी तरीके से जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाया जा सके, उसको और सुचारू बनाया जा सके और जितने भी हमारे अब तक के रिसर्च हो रहे हैं उसमें हम आत्मनिर्भर रह पाए, यानी कि बाहर की जितनी भी कंपनी है उस पर किसी भी तरीके का हमारा डिपेंडेंसी ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है वो न्यूज़ जो कि काफ़ी पुरानी है, बट मैंने इसका एक पिक्चर ट्विटर से निकाला है जो कि मैं आपके सामने लगा रही हूँ। देखो, इसरो की जो साइट है ना वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, जो कि मतलब नॉट ऑफिशियल साइट, दिस इज़ अ ट्विटर प्रोफाइल, यहाँ पर ये पड़ी हुई है, वहाँ से मैंने इसको निकाला हुआ है। कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं और आपके लिए बहुत अच्छे हैं। देखो, जो LAM है ना, ये हमारा कैसा है, ये एक शॉर्ट फॉर लिक्विड अपोजी सिस्टम है, अपोजी मोटर है जो क्या करता है, हमारे किसी भी थ्रस्ट को प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीडाइजर की आपूर्ति करता है। दूसरी चीज़, इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया गया, तो ध्यान रखना आदित्य L1 में इसको यूज़ किया गया था, 2014 के मॉम मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आई डोंट नो वाई पेन क्यों नहीं चल रहा। यस, 2014 के मॉम मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, आदित्य L1 में इसका इस्तेमाल किया गया था जो कि मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है। चंद्रयान 3 में इसका इस्तेमाल किया गया और मॉन 3 में भी आपका जो मॉन 3 हमारे ऑक्सीडाइजर्स है, मिक्सिंग ऑक्सीडाइजर्स है या फिर मिक्सिंग ईंधन बोल लो, उनको फ्यूलिंग करने के लिए, उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, उनको थ्रस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये है वो न्यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है नेविक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अर्चन मैंने आपको बता दी क्या रही है। अब बात करेंगे कि ये आपका NVS-02 है क्या। देखो, जो ये नेविक सैटेलाइट है ना, नेविक जो मिशन है, ये आपके IRNSS के जो सैटेलाइट्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए शुरू किया गया है। यानी कि जितने भी जो एक पूरी सीरीज हमारी शुरू की गई थी IRNS की, उसको एक सेकेंड, वो अब हो गई है पुरानी, है ना। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ में
नए सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम लोगों ने अभी सेकेंड जनरेशन की शुरुआत करी है। अच्छा, जैसे आपको ध्यान होगा, अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो IRNS की पूरी एक सीरीज गई थी, है ना। सीरीज का मतलब ये हुआ, एक था आपका I 1A 1B 1C 1D 1E 1F और 1G, है ना। ये टोटल आपके सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। अब इनमें ना धीरे धीरे जो खराब हो रहे हैं, फिर जो ज़्यादा पुराने हो रहे हैं, उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम नेविक के फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट हमारा कौन सा था? NVS 02, नहीं एक सेकेंड जनरेशन का पहला सैटेलाइट कौन सा था? NVS 01। उसके बाद सेकेंड सैटेलाइट इसी का कौन सा आया? NVS 02, है ना। और जो फर्स्ट जनरेशन के सैटेलाइट थे वो थे ये वाले। अब जो फर्स्ट जनरेशन के सैटेलाइट है, इनको रिप्लेस करने के लिए हमने सेकेंड जनरेशन के सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसमें से जो हमारा NVS 02 है, जो कि सेकेंड जनरेशन का सेकेंड नंबर का सैटेलाइट है, ये आपके IRNSS के 1E, समझ रहे हो, 1E सैटेलाइट को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। वहीं पर अगर हम 01 की बात करें, मैं लिख देती हूँ उस चीज को, गिव मी सेकेंड। देखो, जो NVS 02 है ना, जो NVS, एक सेकेंड, जो NVS 02 है, ये अपन लोगों का रिप्लेस कर रहा है IRNSS 1E को। वहीं पर जो NVS 01 था, जो NVS 01 था, इसने रिप्लेस किया है IRNSS 1G को। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे और जितने भी हमारे IRNSS के पुराने सैटेलाइट हैं उनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक और सवाल खड़ा होता है कि जो हम ये सेकंड जनरेशन के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ये टोटल कितने सैटेलाइट लॉन्च होंगे? तो ध्यान रखना, NVS 02 के बाद NVS 03, NVS 03 के बाद NVS 04, NVS 04 के बाद NVS 05, यानी कि टोटल 5 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और कुछ हमारे जो IRNS सीरीज के सैटेलाइट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। अगर मिशन सफल होता तो क्या फायदा होता है? देखो, अगर हम इस मिशन की बात करें तो 1999 में कारगिल युद्ध के बाद नेविक की शुरुआत की गई थी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसकी कहानी शुरू हुई थी 1999 में नेविक मिशन से। नेविक मिशन में क्या हुआ था, जब हमारा कारगिल युद्ध चला था उस टाइम पे हम लोग पूरी तरह से GPS पर निर्भर थे। और उस समय पे जब कारगिल का युद्ध था, उस दौरान जब हमको GPS की रिक्वायरमेंट थी, तो प्रॉपर जानकारी देने का काम नहीं किया था। युद्ध के बाद इसको तैयार किया गया था और उसका कारण ये था क्योंकि GPS ने जो हमको डिटेल्स प्रोवाइड की थी वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की थी। अब इससे पता चलता है कि हम लोग दूसरों पर निर्भर थे, इसीलिए हम वहाँ पे इस परेशानी का सामना कर रहे थे। अब इसको रिप्लेस करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमने खुद का एक नया सिस्टम बनाया, नेविगेशन सिस्टम बनाया, जिसका की नाम था नेविक। और इसी को और उन्नत बनाने के लिए फर्स्ट जनरेशन के बाद हमने दूसरी जनरेशन, सेकंड जनरेशन को लॉन्च करना शुरू किया, जिसमें से NVS 01 जो कि 10 साल के लिए लॉन्च किया गया था, NVS 02 जो कि 12 साल के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अगर ये 12 साल के लिए लॉन्च हो जाता है तो इसके साथ में हमने एक रूबिडियम की एटॉमिक वॉच भी भेजी है। जब हमने इसकी एटॉमिक क्लॉक साथ में भेजी है, जो कि बहुत सटीक माइक्रोन टाइप में, मिनिमम टाइम में जो त्रुटियां हैं उसको कम करने का काम करेगी, तो हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, जिसमें हम अपनी सटीकता के लिए GPS पर निर्भर रहते हैं, बाहरी देश पर निर्भर रहते हैं, उससे हमें आज़ादी मिल पाएगी। यानी कि हम अपनी PVT की सटीकता के लिए, पोजीशन, वेलोसिटी और टाइमिंग की सटीकता के लिए खुद पर निर्भर होंगे। इसी के साथ में एक और चीज़ बनेगी, अगर हम इस NVS 02 को सैटेलाइट को एस्टैब्लिश कर पाए तो जो वो हम सपना देख रहे हैं ना, 1 नेशन 1 टाइम का, उसको भी पूरा कर पाएंगे। और 1 नेशन 1 टाइम जो सपना है उसको पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है हम लोगों का नेविक का NVS 02।
तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसकी वजह से NVS-02 की सफल लॉन्चिंग होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए अभी भी लगातार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। क्या है नेविक, ये मैंने आपको बता ही दिया था। जो IRNSS है ये इसका पुराना नाम है, जो कि अब जाकर नेविक कर दिया गया है। इसी को हम लोग फर्स्ट जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन में इसमें हम लोगों ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, जो कि मैंने नीचे एक एक करके लगा दिए हैं। 7 सैटेलाइट थे ये टोटल, और एक हुआ था 2013 में, दूसरा 2014 में, 2014 मार्च 2015, जैन 2016, मार्च 2016 एंड अप्रैल 2016। ये इसकी पूरी सीरीज थी जो कि IRNSS की थी। उसके बाद नेविक के फिर हम लोगों ने लॉन्च किए, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। ये 2 सैटेलाइट्स हमने सेकंड जनरेशन के लॉन्च किए हैं, और सेकंड जेन के जो 2 सैटेलाइट है उसमें एक NVS-01 है, 01 है, और एक है NVS-02। और इस तरीके से हम टोटल 5 सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। अन्य देशों की नेविगेशन प्रणालियां देखिए, जैसे कि अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो जिसमें हम लोग GPS का इस्तेमाल करते हैं वो यही है। रशिया के पास ग्लोनास खुद की एक नेविगेशन सिस्टम है। चीन का बेइडोउ नेविगेशन सिस्टम, यूरोपियन संघ का गैलीलियो, और जापान के पास 4 उपग्रह वाली क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, जिसको हम लोग क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्या था NVS-02 उपग्रह, मैंने अभी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे ही दी है। अच्छा, एडिशनल डिटेल की अगर हम बात करें तो ये अपने कुछ इनिशिएटिव के साथ में गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 साल के लिए लॉन्च किया गया है, 12 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके भार की अगर बात करें तो इसका वेट जो है वो 2250 किलोग्राम है। वहीं पर अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें, पावर कैपेसिटी की बात करें, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो 3 किलोवाट पावर है। ठीक है, ये आपको कुछ एडिशनल डिटेल है जो कि पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि अपने साथ कौन कौन से पेलॉड लेकर गया है, तो ये 2 तरीके के पेलॉड लेकर गया है। एक लेकर गया है नेविगेशन पेलॉड, जो कि इसके नेविगेशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने में मदद करेंगे। एक लेकर गया है रेंजिंग पेलॉड। तो ध्यान रखना, जो रेंजिंग पेलॉड है उसमें C बैंड को लेकर गया है, जबकि जो नेविगेशन सिस्टम है या फिर नेविगेशन पेलॉड है उसमें L1, L5 और S बैंड को लेकर गया है। ठीक है, तो नेविगेशन पेलॉड की अगर हम बात करें तो उसमें L1, L5 और S बैंड को लेकर गया है। वहीं पर अगर हम बात करें रेंजिंग पेलॉड्स की तो उसमें C बैंड गया है। ठीक है, C बैंड के साथ में रुबिडियम, क्योंकि वो आपकी टाइमिंग को एस्टैब्लिश करने में, टाइमिंग को और सटीक बनाने में मदद करेगा। ठीक, तो गाइस ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी खुद की क्या राय है, आप क्या एडिशनल इसके बारे में जानते हैं, प्लीज़ गाइस कमेंट में लिखा कीजिए। क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को याद रखते हैं जितनी बार आप चीज़ों को लिखते हैं उतनी बार आप चीज़ों को याद रखते हैं। साथ में अपनी एडिशनल नॉलेज आप दूसरों के पास भी प्रोवाइड करने का एक अलग काम करते हैं। चलो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।